रतन टाटा भारत का एक जाना माना नाम टाटा ग्रुप से टाटा जी को जाना जाता है। 28 दिसंबर 1937 को जन्मे मुंबई में इस आदमी ने टाटा ग्रुप की स्थापना की, जो भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक समूह में से एक है, जिसकी स्थापना जमशेद टाटा जी ने की थी। उनका पूरा नाम जमशेद जी टाटा था। उनके परिवार की पीढ़ियों ने इसका विस्तार किया और इसे दृढ़ बनाया। 1971 में रतन टाटा को राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड नेल्को का डायरेक्टर इन चार्ज नियुक्त किया गया। एक कंपनी जो कि सख्त वित्तीय कठिनाइयों की स्थिति में थी। रतन ने सुझाव दिया कि कंपनी को उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक के बजाय उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादकों के विकास में निवेश करना चाहिए। जेआरडी नेल्को के ऐतिहासिक वित्तीय प्रदर्शन की वजह से अनुचित थे, क्योंकि इससे पहले कभी नियमित रूप से लाभांश का भुगतान नहीं किया था। इसके अलावा जब रतन ने कार्यभार संभाला, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स नेल्को की बाजार में हिस्सेदारी 2% थी और घाटा बिक्री का 40% था। फिर भी जेआरडी ने रतन के सुझाव का अनुसरण कर लिया। 1972 से 1975 तक अंततः नेल्को ने अपनी बाजार में हिस्सेदारी 20% बढ़ा ली और अपना घाटा भी पूरा कर लिया। लेकिन 1975 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकालीन स्थिति घोषित कर दी। इसकी वजह से आर्थिक मंदी आ गई। इसके बाद 1970 में यूनियन की समस्याएं हुई, इसलिए मांग के बढ़ने पर भी उत्पादन में सुधार नहीं हो पाया। अंततः टाटा ने यूनियन की हड़ताल का सामना किया। 7 माह के लिए तालाबंदी कर दी गई। रतन ने हमेशा नेल्को की मौलिकता दृढ़ता में विश्वास रखा, लेकिन उद्यम आगे और न पीछे सरक रहा था। 1977 में रतन को एम्पायर मिल्स सौंपा गया। यह टाटा नियंत्रण कपड़ा मिल थी। जब उन्होंने कंपनी का कार्यभार संभाला, यह टाटा ग्रुप की बीमार इकाइयों में से एक थी। रतन ने इसे संभाला और यहाँ तक कि एक लाभांश की घोषणा कर दी, क्योंकि कम श्रम ग्रहण उद्योगों की प्रतियोगिता ने इम्प्रेस जैसी कई उन कंपनियों को अलाभकारी बना दिया था, जिसकी श्रमिक संख्या बहुत ज़्यादा थी, जिन्होंने आधुनिकीकरण पर बहुत कम खर्च किया था। रतन के आग्रह पर कुछ निवेश किया गया, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था, क्योंकि मोटे और मध्यम सूती कपड़े के लिए बाजार प्रतिकूल था, जो एक एम्प्रेस का कुल उत्पादन था। एम्प्रेस को भारी नुकसान होने लगा। बॉम्बे हाउस टाटा मुख्यालय अन्य ग्रुप कंपनियों से फंड को हटाकर ऐसे उपक्रमों में लगाने का इच्छुक नहीं थे जिसे लंबे समय तक देखभाल की आवश्यकता हो। इसलिए कुछ टाटा निर्देशकों, मुख्यतः नानी पालकीवाला ने यह फैसला लिया कि टाटा को मिल समाप्त कर देनी चाहिए, जिससे अंत में 1986 में बंद कर दिया गया। रतन इस फैसले से बेहद निराश थे और बाद में हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने दावा किया कि एम्प्रेस को मिल जारी रखने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए की जरूरत थी। वर्ष 1981 में रतन टाटा इंडस्ट्री और समूह की अन्य होल्डिंग कंपनियों के अध्यक्ष बनाए गए, जहां वे समूह के कार्यनीतिक विचार समूह को रूपांतरित करने के लिए उत्तरदायी और उच्च प्रौद्योगिकी व्यापारों में नए उद्यमों के प्रवर्तक थे। 1991 में उन्होंने जेआरडी से ग्रुप चेयरमैन का कार्यभार संभाला। टाटा ने पुराने गार्डों को बाहर निकाल दिया और युवा प्रबंधकों को जिम्मेदारी दी गई। तब से लेकर उन्होंने टाटा ग्रुप के आकार को ही बदल दिया, जो आज भारतीय शेयर बाजार में किसी भी अन्य व्यापारिक उद्यम से अधिक बाजार पूंजी रखता है। रतन के मार्गदर्शन में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस सार्वजनिक निगम बन गई। टाटा मोटर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुई। 1998 में टाटा मोटर्स ने उनके संकल्पित टाटा इंडिका को बाजार में उतारा। 31 दिसंबर 2008 को रतन टाटा की अध्यक्षता में टाटा सन्स ने कोरस समूह को सफलतापूर्वक अधिग्रहण किया, जो एक एंग्लो
एल्युमिनियम और इस्पात निर्माता है। इस अधिग्रहण के साथ टाटा भारतीय व्यापार जगत के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए। इस विलय के स्वरूप दुनिया का 5वां सबसे इस्पात उत्पादक स्थान मिला। रतन टाटा का सपना था 1 लाख रुपए की लागत की कार बनाई जाए। 1998 में करीब अमेरिकी डॉलर 2200, आज अमेरिका में जो 2200 की कीमत है, नई दिल्ली में ऑटो एक्सपोज में 10 जनवरी 2007 को इस कार का उद्घाटन कर 2008 को इस कार का उद्घाटन करके उन्होंने अपने सपने को पूर्ण किया। टाटा नैनो के 3 मॉडलों की घोषणा की गई। रतन टाटा ने सिर्फ 1 लाख रुपए की कीमत की कार बाजार को देने का वादा पूरा कर दिया। साथ ही इस कीमत पर कार उपलब्ध कराने के अपने वादे का हवाला देते हुए कहा, वादा एक वादा है। 26 मार्च 2008 को रतन टाटा के अधीन टाटा मोटर्स ने फोर्ड मोटर कंपनी के जगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। ब्रिटिश विलासिता की प्रतीक जगुआर और लैंड रोवर 1.15 अरब पाउंड में खरीदी गई। उनका निजी जीवन। रतन टाटा एक शर्मीले व्यक्ति हैं। समाज की झूठी चमक और धमक से में वे विश्वास नहीं रखते। सालों से मुंबई के कोलावा जिले में एक किताबों और कुत्तों से भरे हुए बेलचर फ्लैट में रहते हैं। रतन टाटा ने अपना नया उत्तरदायित्व भी चुना, साइरस मिस्त्री, जो कि साल भर तक काम करने के बाद 2012 में पूरी तरह जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। पैनोलजी मिस्त्री के छोटे बड़े और सपुर्जी पैनोलॉजी के प्रबंधक निर्देशक साइरस मिस्त्री ने लंदन के इंपीरियल कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग का स्नातक और लंदन बिजनेस स्कूल से प्रबंधन में डिग्री ली। फिलहाल वो टाटा सन्स की सबसे बड़ी शेयरधारक कंपनी सापुर्जी पैनोलजी के प्रबंधक निर्देशक हैं। साइरस 2006 से ही टाटा समूह से जुड़े हैं। मिस्त्री साल 2006 से टाटा सन्स के निर्देशक ग्रुप से जुड़े हुए हैं। उनको कई पुरस्कार और सम्मान मिले हुए हैं। भारत के 50वें गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी 2000 रतन टाटा को तीसरा नागरिक अलंकरण पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। फिर 26 जनवरी 2008 को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक अलंकरण पद्म विभूषण से फिर से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार उन्हें बहुत सारे सम्मान भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होते रहे। प्रधानमंत्री के व्यापार और उद्घाटन उद्योग परिषद के वे सदस्य भी हैं। मार्च 2006 में टाटा को कर्नल विश्वविद्यालय द्वारा 26वें रॉबर्ट एस सम्मान से सम्मानित किया गया। आर्थिक शिक्षा में हैटफील्ड रत्न सदस्य वह सर्वोच्च सम्मान जो विश्वविद्यालय कंपनी क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति को प्रदान करती है। उन्होंने हाल ही में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मानद डायरेक्टर की उपाधि हासिल की। नवंबर 2007 में फॉर्च्यून पत्रिका ने उन्हें व्यापार क्षेत्र के 25 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया। रतन टाटा को सन 2000 में भारत सरकार ने उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। गुजरात राज्य से वो उनकी निष्ठा और महत्ता। रतन टाटा ने अपने कारोबार में निष्ठा का पालन किया। उन्होंने हमेशा उद्योग के नैतिकता और दृष्टिकोण के महत्व दिया। कभी भी अपने लाभ के लिए अपने नैतिकता का समर्थन नहीं किया। समर्थन और प्रेरणा। उन्होंने युवा उद्यमी को समर्थन और प्रेरणा प्रदान करने के लिए एक समर्थक और मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। उन्होंने युवा उद्यमी के प्रति आग्रह दिखाया कि नए व नवचारी विचारों को अपनाएं और उद्योगों में नए आयाम स्थापित करें। समाज के प्रति समर्पण। रतन टाटा ने सामाजिक सहयोग को अपनी प्राथमिकता बनाया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कई कार्यक्रमों की स्थापना की, जिससे समाज को लाभ मिला।
क्रियाशीलता, उन्होंने हमेशा क्रियाशीलता का समर्थन किया और उद्योग में नए और अद्वितीय विचारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। जिम्मेदारी, उन्होंने अपनी औद्योगिक समृद्धि को एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में देखा है। उन्होंने उद्योग के विकास और सामाजिक पर्यावरण प्रभाव को महत्वपूर्ण माना है। इन सभी सीखों से रतन टाटा की जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कारोबारी सफलता के साथ साथ सामाजिक और नैतिक सफलता को भी महत्वता से देखें, ये सब जानने के लिए उनके जीवन से हमें मिलता है। आगे भी सफल लोगों के जीवन से निरंतर कुछ सीखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी हम मिलते हैं नई